हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स जोन। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे 11th क्लास के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 यानी कि लेक्चर 2, जिसके अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के साथ। मेरे लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एग्जैक्टली में होती क्या है। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस के बारे में। अब बुक के अंदर आपको यही चीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में देखने को मिल जाएगी, तो चाहे कैरेक्टरिस्टिक कह लो या फिर प्रोसेस कह लो, दोनों ही एक ही चीज है। क्योंकि एक्चुअल में अकाउंटिंग, जैसे मैंने बताया, एक लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज के अंदर हमें करना क्या होता है, आज हम वहां से शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज है अकाउंटिंग का, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस के अंदर आपने कोई भी एक्टिविटी की हो जो आपके बिजनेस के अंदर यूज होने वाली है, चाहे वो आपने कुछ खरीदा हो, कुछ बेचा हो, किसी को हायर किया हो, किसी को फायर किया हो, या कोई भी XYZ एक्टिविटी की हो जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। उस ट्रांजैक्शन को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस ओनर है, उसने अपने घर के अंदर ही अपनी शॉप खोल ली, पीछे की साइड में वो रहता है और आगे की साइड में उसने शॉप खोल ली। अब उस शॉप का उसे रेंट भरना है, तो क्या वो सिर्फ उस शॉप का रेंट भरेगा, अपने घर का नहीं भरेगा? डेफिनेटली भरेगा। बट वो जो अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस शो करेगा, ट्रांजैक्शन शो करेगा, वो सिर्फ उसी रेंट को शो करेगा जो उसने अपनी शॉप के अंदर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 10,000 रुपए रेंट भरी है, जिसमें से 5,000 रुपए की घर में वो रह रहा है और 5,000 रुपए वाली शॉप में वो अपना बिजनेस चला रहा है, तो जब वो अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन लिखेगा, खर्चा लिखेगा, तो वो 10,000 नहीं लिखेगा, वो सिर्फ 5,000 लिखेगा, जो कि उसके बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, राइट। उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को वो अलग रखेगा और उसके बिजनेस की ट्रांजैक्शन को वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो यही हमारा स्टेप 1 है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारे पास रिकॉर्डेड होनी चाहिए, वो आइडेंटिफाई करना। अब जैसा मैंने ये एग्जांपल लिया रेंट पे करने का, तो क्या अगर आपको उसकी वर्थ नहीं पता, जैसे कि मैंने रेंट पे करी, बट मैंने कितनी रेंट पे करी, जब तक आपको ये नहीं पता कि 5,000, 10,000, 20,000 कितनी रेंट पे करी, क्या आप उस चीज को लिख सकते हो अपने पास? नहीं लिख सकते। तो जो हमारा स्टेप 2 है, विच इज मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब तक मनी के टर्म्स में ना काउंट करी जाए, यानी कि उसकी एक्चुअल रुपीज में क्या वैल्यू है वो हमें ना पता चले, तब तक हम उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सो ये तो बिल्कुल बेसिक से 2 स्टेप्स हैं जो कि आपको पता ही है। नॉर्मली भी अगर आप अपने घर का भी बजट लिखते हो तो उसमें भी आप 2 चीजें जरूर मेंशन करते हो, कहाँ खर्चा हुआ और कितने का खर्चा हुआ, राइट। तो ये जो 2 ट्रांजैक्शन है ये बहुत ही कॉमन है, इसमें कुछ भी समझने के 2 स्टेप्स में कुछ भी समझने जैसा है नहीं। बट जो समझने जैसी बात है वो ये है कि इसके बाद जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा क्या खर्चा है और उसकी वर्थ क्या है इन रुपीज, अब हम उसके बाद क्या करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें एक बुक बनानी पड़ती है, जिसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं जर्नल, JOURNAL। नाउ व्हाट इज अ जर्नल? देखिए, अगर आपको अपने जो भी स्टडी के नोट्स हैं आप उनको रिकॉर्ड करते हो तो आप एक रजिस्टर के अंदर करते हो। उसी तरह से एक अकाउंटेंट जो होता है, उसे जब अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है तो उसे भी एक रजिस्टर, एक बुक की नेसेसिटी पड़ती है। तो जैसा हमने बताया कि डबल एंट्री बुक कीपिंग एक बहुत ही प्रॉपर मैकेनिज्म में चलती है, प्रॉपर मैनर यूज करती है, तो हमने जो बुक ऑफ रिकॉर्डिंग है उसको भी एक तरीका दिया गया है और उस बुक का नाम जो है उसको दिया गया है जर्नल। अब जर्नल के अंदर जो है हर एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि 2 बेसिस पे रिकॉर्ड होती है। वही एंट्री डेबिट में रिकॉर्ड होगी और वही एंट्री क्रेडिट में। ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, ये हम आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ इतनी बात जानने की जरूरत है कि जब आपको एक ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल गया तो आपको क्या करना है, उसे बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है और उस बुक का नाम क्या है, जर्नल।
जर्नल को हम लोग प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। तो अगर आपके पास एमसीक्यू में पूछा जाए कि विच बुक इज नोन एज द प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग, योर आंसर विल बी जर्नल, राइट। अब आपके पास n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है। अगर आप एक बिजनेस ओपन करके बैठे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ एक बार सेल परचेज करने वाले हो, आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स अपने बिजनेस में एक महीना एक हफ्ते के अंदर ही करने वाले हो, जो कि आप इस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द मंथ आपको क्लासिफाई करना है कि कितनी एक्चुअल में सेल्स हुई, टोटल कितनी परचेज हुई, कितना हमारे ऊपर उधार है यानी क्रेडिट है, और कितना हमें कैश रिसीव हुआ है, या एन नंबर ऑफ चीजें, तो क्या आप उस जर्नल को देखकर हिसाब लगा सकते हो? नो। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो क्या है कि इन सारी ट्रांजेक्शन को फर्दर क्लासिफाई करना। अब क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लासिफाई करने का मतलब ये है कि जो भी एक जैसी ट्रांजेक्शन्स है उन्हें एक जैसे अकाउंट में पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 तारीख को जितनी भी सेल करी, 5 तारीख को जितनी भी सेल करी, 10 तारीख को जितनी भी सेल करी, या XYZ किसी भी डेट पे जितनी भी सेल करी, उन सारी एंट्रीज को उठाकर ग्रुप करिए और उसे कौन सी बुक के अंदर एंटर कर दीजिए? सेल्स बुक के अंदर। और फिर महीने के एंड में उस सेल्स बुक का टोटल आप अपने पास लिख के रख लीजिए कि हाँ भाई पूरे महीने में मेरी इतनी सेल हुई। वही चीज आप परचेजेस में करिए, वही चीज आप किसी भी अनदर ट्रांजेक्शन में करिए, कितना आपको डिस्काउंट मिला, कितना आपने डिस्काउंट दिया, हर चीज की एक अलग बुक बनाना शुरू कर दीजिए, राइट। अब आप कहोगे जब जर्नल एक बुक बनाई है तो दूसरी बुक क्यों बनाई? तो ये बुक नहीं होती, ये होते हैं अकाउंट्स, जिनको हम लेजर कहते हैं। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि लेजर कौन से स्टेज ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब हम क्लासिफाइंग करते हैं ट्रांजेक्शन की, तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? लेजर्स बना के, LEDGER, लेजर्स। और लेजर्स को हम सिंपल शब्दों में क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। मतलब कि एक बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उन सब के अकाउंट बनेंगे। जब बच्चों को बनाने पड़ते हैं, आने वाली क्लासेस में हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे जर्नल बनाते हैं, कैसे लेजर बनाते हैं, और फिर उनका क्या करते हैं। तो उनका क्या करते हैं वो तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। वंस आपने क्लासिफाई कर दिया और एन नंबर ऑफ लेजर्स बना दिए, परचेज अकाउंट बन गया, सेल अकाउंट बन गया, डिस्काउंट अकाउंट बन गया, राम अकाउंट बन गया, डेटर अकाउंट बन गया, क्रेडिटर अकाउंट, एन नंबर ऑफ अकाउंट बन गए। अब क्या करेंगे? अब उन सब का जो टोटल है ना, उन सब के टोटल्स को उठाकर एक पेज के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, और उस पेज को हम क्या बोलते हैं? समराइज करना। किसी भी, अगर आप एक नॉवल भी पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि इतनी मोटी नॉवल की आधे पैराग्राफ में समरी उसके बैक में लिखी हुई होती है, ताकि आपको बिल्कुल 5 मिनट्स की रीडिंग में पता चल जाए कि एक्चुअल में इस बुक के अंदर समरी है क्या, किस बारे में है ये नॉवल, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप उसके बारे में ज्यादा रीड करो, डिटेल में उसे जानो। उसी तरह से इतनी बड़े जर्नल और लेजर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? उसकी एक पेज की समरी बना देते हैं, और वो जो समरी बनाते हैं हम बहुत सारे टूल्स की मदद से बनाते हैं। अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब टूल्स का मतलब ये नहीं कि छेने हथौड़ा लेके शुरू हो जाते हैं, नहीं। टूल्स का मतलब है वो अकाउंट्स, वो हमारे पास स्टेटमेंट्स जिनकी मदद से हम अपने बिजनेस को एक्चुअल में एनालाइज कर सकते हैं। नाउ समराइजिंग में हमें कौन कौन से टूल्स बनाने पड़ते हैं? वन इज योर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल TRIAL, ट्रायल बैलेंस BALANCE। ट्रायल बैलेंस एक तरह की एक पेज होता है जिसके अंदर हम अपने सारी ट्रांजेक्शन के जो अकाउंट्स के टोटल है, लेजर्स के जो टोटल है उन्हें लिखते हैं, और वो ट्रायल बैलेंस लास्ट में मैच होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स के अंदर डबल एंट्री होती है, तो हर ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच होना चाहिए। ये सब क्या है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरी नेक्स्ट क्लासेस जरूर देखिएगा। उसके अंदर जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी के लिए आपको जस्ट एक स्टोरी की तरह समझना है। सबसे पहले हमने क्या किया?
ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि क्या ये ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या हमारी प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, पर्सनल ट्रांजैक्शन है। अगर बिजनेस की है तो उसकी वर्थ कितनी है मनी में, वर्थ पता चल गई तो अब उसे हम अपनी बुक्स में, जर्नल्स में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद सारी ट्रांजैक्शन को अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने के बाद, चाहे वो 1 महीना हो, 1 साल हो, 6 महीना हो, क्वार्टर हो, व्हाटएवर इट इज, एक टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे लेजर्स में। उसके बाद हम उसका समरी बनाएंगे ट्रायल बैलेंस की तरह, या फिर हम बनाएंगे उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने सारी इनकम और खर्चों को लिखते हैं और हिसाब बनाकर ये देखते हैं कि पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और उसके बाद हम एक और चीज बनाते हैं जिसे हम जानते हैं बैलेंस शीट के नाम पे, जो कि अकाउंट्स के स्टूडेंट की सबसे ज्यादा दिल की धड़कन होती है कि मैम मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। बैलेंस शीट एक ऐसी बुक है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि आपके पास जितना भी पैसा है, आपने उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया और कहाँ से लेकर आए हैं, यानी कि वो पैसा कितने लोन से आया है, आपके सर के ऊपर कितनी लायबिलिटीज है, कितनी उधारी है, या आपने कितना लोन लिया है और उस पैसे को आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। ये सारी बातें आप अगर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आने वाली क्लासेस में हम बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। ओके, चलिए, तो अब हमने समरी बना ली। अब क्या रह गया, अब देखिए, जब आपने एक समरी बना ली तो उसको आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब ये है कि जैसे आप पढ़ते हो और पेपर देते हो, पेपर के बाद आपका रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आता है तो क्या आप सिर्फ खुश और दुखी होते हो, या दुखी होने के बाद आप ये देखते हो कि मेरी कमी कहाँ रह गई। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि मेरे 90% आने हैं और 85 आए तो कहीं ना कहीं आपको दुख होगा, लेकिन फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप देखोगे अपने आंसर शीट में कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सा पार्ट मेरा स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट मेरा वीक है। राइट, यही करोगे। तो वही चीज एक अकाउंट मैनेजर भी करता है। जब वो अपनी सारी समरी पढ़ता है, बैलेंस शीट देखता है, पीएनएल देखता है साल के एंड में, तो वो ये एनालाइज करता है कि मेरे को कहाँ कहाँ ज्यादा प्रॉफिट रहा, कहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी रही, कहाँ मेरी कमी रह गई जो मुझे पूरे साल में नहीं करनी चाहिए। अपनी गलतियों को एनालाइज करता है, अपने पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज को वो एनालाइज करता है और उसके बाद डिसीजन लेता है, इंटरप्रिटेशन करता है। इंटरप्रिटेशन यानी कि एनालाइज करने के बाद जब आप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे आ जाते हो कि हाँ ये मुझे करना था और अब ये मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग भी इसी में से हो जाती है। और लास्टली जब आप सारी इंटरप्रिटेशन कर चुके होते हो तो आपका काम क्या रह गया, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स आपका फाइनल स्टेज होता है। यहाँ पर होता क्या है, जब आपके पास एक आपकी मार्कशीट आ गई, एज अ स्टूडेंट मैं आपकी तरह समझाती हूँ। देखिए, आपने पढ़ाई करी, आपने पेपर दिया, आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के बाद आपने अपनी आंसर शीट को अच्छे से देख लिया, मेरी कहाँ कमी है, क्या करना है क्या नहीं करना। अब आप क्या करोगे, अब आप अपने रिपोर्ट कार्ड को सब में दिखाना शुरू करोगे। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है तो आप अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सबके पास लेकर जाओगे। मतलब आपको अपनी पूरी जो मेहनत है पूरे साल की, वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखानी है कि देखो मैंने कितनी मेहनत करी। उसी तरह से एक जो कंपनी है उसने भी पूरे साल ये इतनी सारी मेहनत करी है, कंटिन्यूसली मेहनत करी है, तो क्यों ना वो अपनी मेहनत को अपने यूजर्स को दिखाए, क्यों ना वो कम्युनिकेट करे, ताकि उसकी मार्केट में गुडविल बने। अगर वो चिल्ला चिल्ला के सबको बताएगी कि अरे देखो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, मेरी कंपनी ने कितना अच्छा किया है, आप लोग आओ मेरी कंपनी के कस्टमर बन जाओ, या मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, या और भी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो उन चीजों को बताना पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो चिल्ला चिल्ला के बताती है, एक्चुअल में कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ये जो इनकी समरी स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको वो पब्लिश करा देते हैं, यानी कि गूगल पे अपडेट कर देते हैं, या फिर प्रिंट छपवा देते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसका प्रिंट आउट भेज देते हैं, जो भी है। राइट, वो क्या करते हैं कि जितने भी उसके यूजर्स हैं, यूजर्स का मतलब आपके कस्टमर्स जो आपके साथ कनेक्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपके एम्प्लॉयज,
उसके अलावा आपके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, पब्लिक कनेक्टेड हो या ना हो, कोई भी ऐसे यूजर जो आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या करते हो उनके लिए अपने सारे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको पब्लिश कराते हो, ताकि आपके जो एंड यूजर्स हैं उनके तरफ आपकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाए। क्योंकि कंपनी के अंदर एक रूल होता है कि आपको हर चीज ट्रांसपेरेंट रखनी जरूरी है, चाहे वो आपके इंटरनल यूजर्स हो जो कि आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, या एक्सटर्नल यूजर्स हो यानी कि जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टैक्स अथॉरिटीज या कोई भी हो, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस आपको A to Z करनी पड़ती है इन वन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, ये आपको पूरा एक पीरियड होता है। इंडिया के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। आप चाहो तो जनवरी टू दिसंबर भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मोस्टली इंडिया में अप्रैल टू मार्च को प्रेफर किया जाता है, राइट। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरह मैं आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूंगी। स्टे कनेक्टेड विद मी।